Hello everyone, welcome to the channel of Vidya After College. Today we are going to discuss the newly notified labor codes. कि जैसे आपको पता होगा recently 4 labor codes को हमने notify किया है. So what are the key features of these codes and how they differ from the earlier rules? We would be discussing this in this video. So starting with the अगर हम कंसेप्ट ऑफ लेबर का देखें इफ वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस दैट द लेबर एज अ कंसेप्ट इज कंसिडर्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट और जिसके ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट या सेंट्रल दोनों लॉ बना सकता है सो दिस कोर्स जो कि आज हम बात कर रहे हैं कि जो लेबर कोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी सेंट्रल लॉज थे ऑन दिस मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ उनको सबको क्या कर दिया था क्लब करके 4 कोड इनैक्ट किए थे See, in order to simplify and strengthen the framework governing workers' right, the central government consolidated 29 central labor laws into 4 comprehensive labor codes. ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी जैसे आप हमने क्या पढ़ा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पढ़ते हैं हमने पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ते हैं मिनिमम वेजेस पढ़ते हैं और फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हैं द माइंस एक्ट तो ये सारे जितने भी सेंट्रल लॉज थे उनको हमने क्या किया एक एक साथ 4 लॉ में 4 कोड बनाए जिसका हमने नाम दिया लेबर कोड्स ये कौन कौन से 4 कोड्स है बिकॉज ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये 4 कोड्स का नाम क्या हो सकता है सो सी द फर्स्ट कोड इज द कोड ऑन वेजेस 2019 का ये सब इनैक्ट कब हुए हैं इनैक्ट हुए हैं 19 और 20 में बट इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था गैजेट ऑफिशियल गजेटी में एंड अनलेस द ऑफिशियल गजेटी में नोटिफिकेशन ना हो उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है so now this notification has been done by the government see the code on wages the industrial relations code 2020 the code on social security 2020 and the occupational safety health and working conditions code of 2020 तो ये 4 कोड्स है अब इनमें सब में क्या करा है ये 29 सेंट्रल लॉस को क्लब किया गया है ठीक अब ये किसकी रिकमेंडेशंस पे हुआ कि हमने बोला कि सेंट्रल लॉज हैं अगर 29 सेंट्रल लॉज है और उसी टॉपिक के ऊपर अगर सपोज हम कर रहे हैं कि स्टेट लॉज भी हैं तो क्या दिक्कत है अगर स्टेट लॉज भी है सेंट्रल लॉज भी है और 29 है तो भी चलेगा तो हमारा क्या रिजोल्यूशन था यहाँ पे पर्पस क्या था ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्स क्योंकि ये जितने लॉज हो रहे थे ना बल्कि हो रहे थे अगर सपोज किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट को वर्किंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग अलग लॉज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो ये क्या हो रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हैम्पर कर रहा था तो उसके लिए हमने क्या प्रपोज किया द कमिटी सी द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हेडेड बाय रविंद्र वर्मा सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2002 तो ये जो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन था सेकेंड सेकेंड कमीशन था उन्होंने सजेस्ट किया इन इट्स रिपोर्ट दैट देयर शुड बी अ कंसोलिडेशन ऑफ दिस सेंट्रल लॉज इनटू 4 और 5 कोड्स कि उन्होंने बोला कि 4-5 कोड में आप इसको समराइज कर दो और सबको क्लब कर दो ताकि ये इजी हो जाएगा फॉर द पर्संस हु आर गोइंग टू रजिस्टर इन दिस एस्टेब्लिशमेंट इन दिस एक्ट्स हो गया इन दिस कोर्स हो गया और जो भी वर्कर्स है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ताकि उनको ये समझ में आ सकेगा कि हमारे ऊपर कौन सा लॉ लगेगा कौन सा कोड लगेगा और उनको सिंपली आप बता सकते हो कि हाँ ये कोड में आपको राइट्स मिल सकते हैं ठीक है सो इट हैड रिकमेंडेड इट दैट द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज शुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 4 और 5 लेबर कोड्स ऑन फंक्शनल बेसिस तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे अलग अलग लॉज में यहाँ पे कोड में जैसे जैसे हमने बोला कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है तो इसमें अलग अलग लॉज को हमने क्लब कर दिया अब कौन से लॉ होंगे जो एक दूसरे से रिलेशन रख रहे होंगे या फंक्शनल सिमिलैरिटी होगी उनमें सी सी अगर हम बात करें कोड नंबर 1 की क्या है द कोड ऑफ वेजेस 2019 का तो वेजेस के बारे में बात कर रहा होगा तो कौन कौन से हैं द कोड ऑन वेजेस 2019 seeks to simplify and consolidate and rationalize the provisions of 4 existing laws की जो हम बात कर रहे हैं 29 सेंट्रल लॉज की उसमें से फोर को हमने क्या किया क्लब करके जो कोड ऑन वेजेस है उसको कंसोलिडेट किया है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 the minimum wages act of 1948 the payment of bonus act 1965 and the equal remuneration act of 1976 इन सारे कोड्स इन सारे लॉज को हमने क्या किया क्लब कर दिया है इन द कोड ऑन वेजेस 2019 see it aims to strengthen workers right while promoting simplicity and uniformity in the wage related compliance for the employer तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं जैसे हम बोलते थे
पेमेंट ऑफ वेजेस की, कि जो भी एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉयज को सर्टेन पेमेंट देना पड़ेगा, सर्टेन पीरियड में देना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को हमने किस में क्लब कर दिया, एक पर्टिकुलर कोड में क्लब कर दिया है। क्या की फीचर्स हो सकते हैं इस लॉ, इस कोड के, कोड ऑन वेजेस के क्या फीचर्स है? तो देखो, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, यहाँ पे हमने क्या किया है, मिनिमम वेजेस को हर लॉ के लिए बोल दिया है, यही स्पेसिफिक, यही यूनिफॉर्म मीनिंग होगा मिनिमम वेजेस का, जो सारे कोड्स के लिए अप्लाई होगा। नेक्स्ट, द कोड एस्टैब्लिशेस अ स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमम वेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज अक्रॉस बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कि अगर आपने अगर मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें जो राइट था मिनिमम वेजेस का, वो किनको मिल रहा था, जितने भी शेड्यूल्ड, जो शेड्यूल्ड में लिस्ट थी, जो शेड्यूल्ड इस्टेब्लिशमेंट्स थे, सिर्फ उन्हीं के पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस का राइट था, और दूसरे दूसरे सेक्टर में नहीं था। अगर जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, अगर आपका जो वर्किंग है, फैक्ट्री है, माइंस हो गया, टेनरीज हो गया, अगर वो शेड्यूल में आ रहा है तभी मिनिमम वेजेस उस एम्प्लॉय को मिल सकता था या वर्कर को मिल सकता था। बट हियर इन दिस कोड वी हैव सेड दैट द the code or the minimum wages would be applicable irrespective of the schedule, कि अगर आपका शेड्यूल में नाम नहीं था फिर भी आपको उस इंडस्ट्री में आपको मिनिमम वेजेस मिलेगी। और वो क्यों इंक्लूड कर रहा है, ऑल एम्प्लॉयज को अक्रॉस बोथ organized and unorganized sector. Earlier, the Minimum Wages Act applied only to scheduled employments covering 30% of the worker only. तो जितने भी दूसरे employments में थे, दूसरे establishment में थे, दूसरी industries में थे, उनको ये protection नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लोर वेज। अब ये फ्लोर वेज क्या है, कि हमने बोला मिनिमम वेज तो मिलेगा, और इसको कौन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स डिसाइड कर सकती हैं। बट क्या वो अपने अकॉर्डिंगली कितना भी मिनिमम वेजेस सेट कर सकती है क्या? कि हमने बोला कि एक रेंज तो फिक्स करनी पड़ेगी कि इससे नीचे आप मिनिमम वेजेस नहीं दे सकते हो, दैट वुड बी ग्रेव। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर वेज। कि अगर सपोज हमने 100 रुपीज या 700 रुपीज सेट कर दिया है, कि सेट करने के बाद हमने आपको ये बोला है कि 700 तो मिनिमम होना ही चाहिए, और इससे ऊपर का भी आप सेट कर सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम पॉइंट जिसके नीचे आप नहीं जा सकते हो फॉर सेटिंग द मिनिमम वेजेस। A statutory floor wage shall be set by the government based on the minimum living standards। तो ये कौन सेट करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेंगे। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होगी कि एज पर देयर डिस्क्रिप्शन वो उसके ऊपर की कोई भी मिनिमम वेज सेट कर सकते हैं, विथ स्कोप फॉर रीजनल वेरिएशन। No state can fix minimum wages below this level, ensuring uniformity and adequacy nationwide. Next, criteria for wage fixation। अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कि जैसे हमारा पहले भी क्या था, कि एक स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, और सेमी स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं। उनकी स्किल के बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, वेजेस फिक्स कर सकते हो। कि अगर सपोज हमने बोला कि अनस्किल्ड पर्सन है, उसको 700 पर डे के हिसाब से वेजेस मिलेंगे, 800 हम बोल रहे हैं जो कि सेमी स्किल्ड होगा, और 1000 रुपीज उसको बोल रहे हैं जो कि क्या है, स्किल्ड लेबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स आप डिसाइड कर रहे हो उनकी पर डे वेजेस। ये क्या है, पर डे पे है। अगर मंथली डिसाइड करना चाहते हो तो मंथली भी कर सकते हैं। सो इट इज स्पेसिफिक अबाउट द वेज, कि हम क्या बोल रहे हैं, वेज फिक्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। तो ये क्या हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिटरमाइन मिनिमम वेजेस कंसिडरिंग ऑर्डर स्किल्स, वर्कर स्किल लेवल, अनस्किल्ड स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। ज्योग्राफिकल एरिया, कि अगर सपोज कोई ज्योग्राफिकल एरिया, जो हिली एरिया में काम कर रहे हैं, देर इज देर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड देयर, गेटिंग इंजर्ड देयर। तो हो सकता है कि उनकी ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस के ऊपर मिनिमम वेजेस ज्यादा हो सकती है। जॉब कंडीशंस, कि अगर आप हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो तो उसके बेसिस के ऊपर आपका उसके बेसिस के ऊपर आपका वेजेस क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हजार्डस इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, employers shall not discriminate on the basis of gender including transgender identity। तो यहाँ पे specific feature क्या हो गया, irrespective of your gender the person would be given equal treatment in employment, in recruitment, wages, employment conditions for similar work। Next, universal coverage of wage payment provision ensuring timely payment and preventing unauthorized deductions। कि यहाँ पे जब हमने मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करी थी, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करी थी, तब हमने क्या देखा था, कि जब पेमेंट ऑफ वेजेस का था, कि ये जो सारी कंडीशंस जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देखी थी, वो किसके ऊपर लग रही थी, वो उन पर्सन के ऊपर लग रही थी जिनकी सैलरी 24,000 से कम होगी उनके ऊपर। सी,
बट जो कोड ने क्या किया है, प्रोविजन इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड डिडक्शन, कि जो भी कंडीशन हो गई कि जैसे हम बोलते हैं कि हर मंथ की सैलरी आपको 7 तक मिल जानी चाहिए, तो ये जो कंडीशन है ऑफ गेटिंग द सैलरी ऑफ अ मंथ टिल 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये जो कंडीशन है टाइमली पेमेंट एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड डिडक्शन, कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन ऑन एनी बेसिस नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें will apply to all employees irrespective of wage limit currently applicable only to employees earning up to 24,000 per month। ये जो कंडीशंस है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट में है, वो किसके ऊपर लग रही है, जो भी एम्प्लॉय 24,000 रुपीज से कम कमा रहा होगा, उसकी सैलरी इससे कम होगी, उनके ऊपर लगता था। बट नाउ दिस कंडीशन ऑफ गेटिंग टाइमली पेमेंट्स, ऑफ नॉट of getting protection from unauthorized deduction would be applicable to every employee। ठीक है। नेक्स्ट, ओवर टाइम कंपनसेशन, अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है जितना की प्रिस्क्राइब लिमिट है, कि अगर हमने बोला है यहाँ पे कि 48 आवर्स ही आप पर वीक में काम ले सकते हैं एम्प्लॉय से, तो इससे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो दैट पर्सन, दैट एम्प्लॉय वुड बी इंटाइटल टू गेट द कंपनसेशन फॉर दिस ओवर टाइम, और वो कितना होगा, मिनिमम ट्वाइस द पेमेंट। employers must pay all employees overtime wages at least twice the normal rate for any work done, कि जितना अगर सपोज 1 आवर का जो पेमेंट होना चाहिए था, अगर वो ओवर टाइम 1 आवर कर रहा है तो उसका डबल पेमेंट मिलेगा उसको। ठीक है। beyond the regular working hours. Responsibility for wage payment. Employers, including companies, firm, and association, shall pay wages to employees employed by them. Failure to do so make the proprietor entity liable for unpaid wages। क्या आप ये नहीं कर सकते हो, किसी भी पर्सन को 1 महीने से ज्यादा उसकी सैलरी नहीं रख सकते हो, कि अगर सपोज हमने बोला है कि नवंबर मंथ का जो वर्क आपने किया है उसको, उसके लिए आपको 7 दिसंबर तक आपको पेमेंट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आप मंथ ऑफ नवंबर की सैलरी रोक सकते हो क्या आफ्टर 7 दिसंबर? तो हम बोल रहे हैं नहीं, यू कैन नॉट डू सो, और उसके अगेंस्ट में आपकी लाइबिलिटी हो सकती है अगर आपने ऐसा किया तो। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर कम्स फैसिलिटेटर, जो भी इंस्पेक्टर थे, जहां पे हमने पुराने एक्ट्स में इंस्पेक्टर की बात करी थी, नाउ दे हैव बीन गिवन द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर आल्सो, कि वो जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज बता भी सकते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफेंसेस हैज बीन मेड कंपाउंडेबल, कि क्या कर सकते हैं, उनके बीच की अगर डिस्प्यूट्स हैं उनको आप कंपाउंड करा सकते हो, एडजस्ट करा सकते हो, सेटल करा सकते हो। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफेंसेस हैज आल्सो बीन डीक्रिमिनलाइज, की जो फाइन्स, जो इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट थी जहां पे भी, उनको हमने क्या कर रहा है, फाइन से रिप्लेस किया है या फिर उनको कम कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट कोड क्या है, द नेक्स्ट कोड इज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020, कि जैसे हमने फर्स्ट कोड, कोड ऑन वेजेस देखा, जो कि वेज से रिलेटेड मैटर में बात कर रहा था, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहा है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉय होगा। तो देखते हैं, the industrial relation code has been prepared after amalgamating, simplifying and rationalizing the relevant provisions of the कौन कौन से एक्ट, जैसे अभी हमने वहां पे देखा था कि सर्टेन 4 एक्ट्स को, जो प्रीवियस सेंट्रल लॉज थे, जो 4 प्रीवियस लॉज थे, उनको हमने कोड ऑन वेजेस में क्लब कर दिया है, तो यहाँ पे भी सर्टेन एक्ट्स हैव बीन क्लब, कौन कौन से, सी, ट्रेड यूनियन, Trade Union Act of 1926, the Industrial Employment Standing Order Act of 1946, the Industrial Dispute Act, ये मेन हो गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक। The code acknowledges the fact that survival of workers depend upon survival of the industry, कि इंडस्ट्री में अगर सेटलमेंट दोनों के बीच में, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज है, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, तभी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है और तभी जो है कंट्री भी ग्रो कर सकती है। इन दिस बैकग्राउंड इट सिंप्लीफाइज लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में किसके बोल रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं एम्प्लॉयर हो गया और एम्प्लॉय हो गए, उनके बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। और ट्रेड यूनियन का क्या काम होता है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, बार्गेनिंग पावर कैसे मिल सकती है, थ्रू ट्रेड यूनियंस मिल सकती है। सो ट्रेड यूनियन इज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे रिलेशन के लिए क्या जरूरी हो गया, ट्रेड यूनियन भी जरूरी हो गया, इसलिए हमने वो वाले एक्ट को कवर कर लिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर लिया और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट कर लिया। तो इन एक्ट्स को क्लब करने हम
करके हमने क्या बनाया, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020। ठीक है, अब इसके की फीचर्स क्या है, तो देखो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। सो एक नया कंसेप्ट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वो क्या है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, कि अगर सपोज कोई भी पर्सन को आपने 1 ईयर के लिए एज अ ऑन बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय किया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, कि आपने उसकी सर्विसेज 1 ईयर्स के लिए, या फिर सपोज 2 ईयर्स के लिए, या फिर सपोज 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे फिक्स टर्म है कि आपने उसको एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम के लिए किया है, 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर के लिए किया है। अलाउज डायरेक्ट टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद फुल पैरिटी इन वेजेस एंड बेनिफिट्स। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स हो गए, जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, तो उन पर्सन्स के, उन एम्प्लॉयज का क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इन्होंने बोला है जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उनकी पैरिटी होगी विद द परमानेंट एम्प्लॉयज, कि अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं जो मिनिमम वेजेस परमानेंट एम्प्लॉय पे लगते हैं, वही स्पेशल बेनिफिट आप किसको दो, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी दो, जो कि हम बोल रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। allows direct time bound contracts with full parity in wages and benefits, जो कि वेज आप एक परमानेंट एम्प्लॉय को दोगे फॉर दैट वर्क, सेम हैज टू बी पेड टू अ फिक्स टर्म एम्प्लॉय एज वेल। नेक्स्ट, बेनिफिट्स भी वही मिलेंगे। ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर। अब ये ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी क्या है, कि पहले क्या था, कि अगर जब तक आप 5 साल किसी सर्विस में रहते हो फिर वो सर्विस छोड़ रहे हो, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी। बट नाउ द कंडीशन हैज बीन रिड्यूस, कि अगर सपोज आपकी सर्विसेज में कोई भी सर्विस आप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट है, उसके 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आप छोड़ रहे हो, ग्रेच्युटी आप इंटाइटल कर सकते हो, दैट यू वुड बी इंटाइटल टू गेट ग्रेच्युटी ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट सर्विसेज। Next, the provision reduces excessive contractualization and offers cost efficiency to employers. Next, रीस्किलिंग फंड्स। अब ये क्या है, कि अगर सपोज कोई भी पर्सन जिसको आपने रिट्रेंच किया है, कि अगर किसी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से आपने किसी को भी रिट्रेंच किया है, तो उसको री स्किल करने के भी लिए हम फंड का क्रिएशन कर रहे हैं, टू ट्रेन द रिट्रेंच एम्प्लॉइज। दिस फंड हैज बीन सेट अप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन टू बी मेड by an industrial establishment for an amount equal to 15 days wages for every worker retrench। अब यह क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, कि अगर सपोज हमारी फैक्ट्री है, उसमें हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, कि अब यहाँ पे हमारे पास काम ही इतना नहीं आ रहा है, कि जो ऑर्डर आते थे वही कम हो गए, तो हमने क्या कर दिया, छटनी नहीं कर दी किसी की, या फिर रिट्रेंचमेंट कर दिया। तो उस बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो रिट्रेंचमेंट होता है, कि जो भी रिट्रेंच एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उनके बेसिस के लिए, उनकी रीस्किलमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, एक फंड का क्रिएशन कर रहे हो, और उसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर आप कितना खर्च करोगे, जो भी उसकी 15 डेज की वेजेस होगी वो। दिस इज इन एडिशन टू द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को दिया जाता है ऑन रिट्रेंचमेंट। द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द वर्कर्स अमाउंट विद इन 45 days ऑफ रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन। जैसे हमने ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ा था, जो कि किसको, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हियर आल्सो द यूनियन विद 51 मेंबरशिप गेट रिकॉग्निशन एज द नेगोशिएटिंग यूनियंस। अदरवाइज अ negotiating council is formed from unions not less than 20% membership of trade unions. Such agreement strengthens collective bargaining। यही हम बोल रहे थे कि ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, कि अगर सपोज एम्प्लॉयर है और यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय जाके अपनी कोई बात बोलना चाहेगा, तो क्या एम्प्लॉयर सुनेगा, नहीं सुनेगा। सो फॉर दिस बेसिस हम क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन की हेल्प लेते हैं, और ट्रेड यूनियन क्या कर सकती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज विद द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमने उनको क्या दे दिया है, निगोशिएटिंग यूनियन का एक टैग दे दिया है, कि अगर यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है उसमें 51% मेंबरशिप किसकी है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी है, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, निगोशिएटिंग यूनियन का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपांडेड वर्कर डेफिनेशन cover sales promotion staff, generalist, supervisory employees earning up to 18,000 rupees a month। तो इनको भी हमने वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, बॉर्डर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेफिनेशन को भी हमने क्या किया है, ब्रॉडन किया है। इंक्लूड्स ऑल सिस्टमेटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, वाइडनिंग एक्सेस टू लेबर प्रोटेक्शन, कि यहाँ पे अगर जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें अगर सिस्टमैटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्टिविटीज हो रही है, कि एम्प्लॉयर कोई एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज थ्रू एम्प्लॉयज के थ्रू करवा रहा है, तो दैट कैन बी टर्म्ड इंडस्ट्री। तो इन्होंने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को भी बढ़ाया है।
हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट और क्लोजर, कि अगर एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट करना चाहता है, ले ऑफ करना चाहता है, या फिर अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है, उसको क्लोज करना चाहता है, तो उसके लिए उनको पहले क्या होता था, गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, अगर सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर उनके पास है तो। सी बट अप्रूवल लिमिट रेज फ्रॉम 100 टू 300 वर्कर्स, कि अगर सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है और उसमें 100 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, 100 वर्कर्स थे, तो एज पर द अर्लियर लॉ अगर मुझे ये फैक्ट्री को बंद करना है तो मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, या फिर जो भी ऑथराइज एजेंसी है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी बिफोर द क्लोजर और बिफोर लेइंग ऑफ एनी वर्कर्स और बिफोर रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर्स। बट नाउ दिस लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले क्या करते थे, टू सरपास दिस रिस्ट्रिक्शन, वो क्या करते थे, दो फैक्ट्री खोल लेते थे, कि एक इंदौर में खोल ली, एक उज्जैन में खोल ली, कि इंदौर और उज्जैन में, क्यों, कि यहाँ पे हम 80 इंप्लॉयज रख लेंगे और यहाँ पे 50 इंप्लॉयज रख लेंगे या 50 वर्कर्स रख लेंगे, तो ये लिमिट में नहीं आ पाएंगे। तो एस्केप दिस रिस्ट्रिक्शन वो क्या करते थे, 80 और 50 करके दो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट खोल लेते थे। सो टू प्रिवेंट दिस, टू गेट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स, वो क्या कर रहे हैं, दिस लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 100 टू 300, ताकि जितने भी इंप्लॉयज हैं वो साथ में मिलके अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। State may enhance the limit further. Next, women representation. Ensure proportional representation of women in grievance committee for gender sensitive redressal. कि अगर सपोज कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई सपोज सेक्सुअल हरासमेंट या फिर ऐसी ग्रीवियंसेस होती हैं जिनके अगेंस्ट वुमेन वुमेन वर्कर्स क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल ले सकती हैं। बट यहाँ पे क्या होता था कि जो फैक्ट्रीज हो गई या जो भी इंडस्ट्री हो गई या एस्टैब्लिशमेंट हो गए, वहां पे जो वुमेन वर्कर्स हैं वो अपने ग्रीवियंसेस को रिड्रेसल कमिटी के पास ले ही नहीं जाते थे। क्यों नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जितने भी उस रिड्रेसल कमिटी के मेंबर्स होते थे वो क्या होते थे, मोस्टली मेन होते थे। सो हियर अ क्वालिफिकेशन हैज बीन डन कि जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी है या फिर जो अथॉरिटी है उसमें 50% ऑफ द मेंबर्स वुड बी वुमेन, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके वुमेन का, और जो वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स है, वो अपने ग्रीवियंसेस क्या कर सके, अच्छे से बता सके, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर थ्रेशोल्ड को भी हमने कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में भी चेंजेस किए हैं। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल एक्सेस की जो भी पार्टीज में अप्रोच ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टली आफ्टर फेल कंसिलिएशन विद इन 90 डेज, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते थे, बट हमने क्या बोल दिया, पार्टीज जो हैं वो खुद जा सकती हैं। नेक्स्ट, notice for strike and lockouts. Mandatory 14-day notice for all establishment to promote dialogue and minimize डिस्ट्रप्शन। स्ट्राइक्स क्या है, एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो लॉकआउट्स कर सकते हैं, कि क्या है कि 2 दिन के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, बोला कि ठीक है किसी भी वर्कर को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को लॉकआउट करा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्ट्राइक्स की जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हम काम करने से मना करते हैं, आज हम काम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्राइक्स हो गए। सो फॉर एनी ऑफ दिस स्ट्राइक और लॉकआउट्स, की अगर इंप्लॉयज को स्ट्राइक करना है या फिर इंप्लॉयर को लॉकआउट लगाना है तो मैंडेटरी 14 डेज का नोटिस आपको अदर पार्टी को देना ही होगा। expanded definition of strike includes mass casual leave also within its ambit, कि अगर सपोज हमने बोला कि आप कैजुअल लीव ले रहे हो, कि अगर सपोज जितने भी इंप्लॉयज है उन्होंने क्या किया, उस डे की लीव डाल दी, तो हम बोल रहे हैं लीव लेने का तो सबको राइट होता है, कि एक लीव तो सबको अलाउड होती है अगर उस मंथ की, तो उसको भी क्या हम बोल सकते हैं, अगर मास कैजुअल लीव्स हो रही है तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्राइक की डेफिनेशन में ला सकते हैं। टू प्रिवेंट फ्लैश स्ट्राइक्स एंड इंश्योर लॉफुल एक्शन, decriminalization and compounding and digital processes enables electronic record keeping, registration and communication for transparency and efficiency। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल प्रोसेसेस को ज्यादा अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं। सो बाय दिस वी कंप्लीट द सेकंड कोड। अब जो थर्ड कोड है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 2020, इसमें भी हमने क्या किया है, जितने भी अर्लियर लॉस थे ऑन दिस मैटर ऑफ सोशल सिक्योरिटी उनको कंसोलिडेट किया है। सी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट्स एग्जिस्टिंग 9 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, कि जैसे अगर सपोज कोई एम्प्लॉय की इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनको कुछ लग जाती है, तो उस बेसिस पे कंपनसेशन मिल सकता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, कि जैसे
कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सर्टेन परसेंटेज सर्टेन शेयर्स क्या करेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में एक्यूमुलेट करेगा और उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952 पीएफ हो गया, एम्प्लॉयज एक्सचेंजेस कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट हो गया, मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट हो गया कि यहाँ पे मेटर्निटी लीव का क्या राइट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टू चिल्ड्रन। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है कि अगर सपोज कोई भी स्टैब्लिशमेंट में कोई भी फैक्ट्री हो गया, माइंस हो गया, जो वुमेन वर्कर है उसको क्या मेटर्निटी लीव का राइट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टू चाइल्ड, कितने वीक्स हो सकता है, 26 वीक हो सकता है। उसके बाद में वो कितना रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस टू 12 वीक्स हो जाता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, द सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड्स एक्ट, द बिल्डिंग and other construction workers welfare cess act and the unorganized workers social security act of 2008। तो ये सारे एक्ट्स को हमने क्लब करके क्या बना दिया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज बना दिया ऑफ 2020। The court extends social security to all workers including unorganized gigs and platform workers। तो यहाँ पे जो इसकी एक स्पेशल फीचर है कि जैसे आपने देखा होगा कि ऊबर ड्राइवर, ओला के ड्राइवर्स हो गए, स्विगी के ड्राइवर्स हो गए जो आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं, या फिर सपोज जोमेटो हो गया, ये जितने भी आपको ये जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, कि हमने बोला कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, आपका इंस्टामार्ट हो गया, ये जितने भी साइट्स है जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो जो पर्सन है उनको हम क्या बोल सकते हैं, गिग वर्कर्स बोल सकते हैं। कि वो कैसे काम कर रहे हैं, रेपिडो हो गए, तो आपने रेपिडो बुक करी, ठीक है, मैंने बाइक बुक करी रेपिडो पे कि मुझे यहाँ से लेके कहीं जाना है, ए प्लेस से लेके बी प्लेस तक जाना है, तो मैंने एक रेपिडो बुक करी। तो इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे मैं ऐप का यूज करते हुए एक रेपिडो बुक करूंगा फॉर दिस रूट। अब जो भी पर्सन, जो भी ड्राइवर इस एरिया की विसिनिटी में होगा, वो क्या कर सकता है, मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर सकता है और मुझे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन जो ड्राइवर्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, गिग वर्कर्स बोल रहे हैं। ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन में नहीं आते, इनका एक स्पेशल फीचर है। क्या यहाँ पे ये एम्प्लॉय बोल सकते हैं हम इनको, रेपिडो वालों का? तो हम बोल रहे हैं नहीं, ये क्या है, गिग वर्कर्स हैं। और जो प्लेटफॉर्म, जो इनको प्लेटफॉर्म ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो क्या है, प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर उनको क्या बोल सकते हैं हम, सी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स। और ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जो एप्स हो गए, रेपिडो हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म, या फिर इनको एग्रीगेटर बोल सकते हैं। जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अगर की फीचर्स हम इस कोड के देखें, क्या है, एक्सपांडेड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, कि जो हम बोल रहे थे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, मतलब पहले हम ये सिर्फ सर्टेन एम्प्लॉयज को दे रहे थे, अब ये जो प्रोटेक्शन है किसको मिल सकता है, नाउ अप्लाइज पैन इंडिया, एलिमिनेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ नोटिफाइड एरिया। कि नोटिफाइड एरिया में अगर आपका जो वर्किंग है वो अगर था, तो ही आप इसका एक्ट का बेनिफिट ले सकते थे। बट नाउ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नोटिफाइड एरिया हैज बीन रिड्यूस्ड एंड इट अप्लाइज टू पैन इंडिया। कि कहीं पे भी अगर आप हो, कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हो, तो भी आप इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कवरेज का बेनिफिट ले सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज में वॉलेंट्री ऑप्ट इन म्यूचुअल कंसेंट। अब इसकी एक और कंडीशन क्या थी, ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था, उसमें रिक्वायरमेंट थी कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हो, वहां पे 10 एम्प्लॉयज तो होनी ही चाहिए, तभी आप जाके क्या ले सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। बट नाउ ये क्या बोल रहे हैं, नाउ अंडर दिस कोड इट इज सेइंग दैट इफ द एम्प्लॉयज आर अबव अबव 10 और बिलो 10, ठीक है। तो अगर अबव 10 है, उस कंडीशन में तो मैंडेटरी होगा ही कि वहां पे तो ये होगा ही होगा। बट अगर बिलो 10 एम्प्लॉयज हैं, उस कंडीशन में वॉलेंटरीली जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है वॉलेंटरीली ये कंसेंट के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था कि यहाँ पे एम्प्लॉयर सर्टेन शेयर, सर्टेन परसेंटेज, और एम्प्लॉय भी अपनी वेजेस का सर्टेन शेयर, कि अगर सपोज मेरी सैलरी, मेरे वेजेस अगर 100 है, उसमें से 10 रुपए मेरे डिडक्ट होंगे, और जो एम्प्लॉय है वो सपोज 5 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये जो 15 रुपीज होंगे वो कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में जाएंगे, जिससे कि मैं अपने कुछ भी एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, या फिर जो बेनिफिट्स होंगे वो मुझे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का देख रहे हैं, कि यहाँ पे वेजेस के
अदर देन वेजेस तो एम्प्लॉयर वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 5 रुपीज कर रहा है। ये क्या है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज इन द फंड्स, ये क्या है, एक स्कीम है, बाय दिस एक्ट ये होती थी। तो सेम स्कीम में हम बोल रहे हैं अगर आपके एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा है तो होगी ही होगी, बट अगर 10 से कम है तो ये वॉलंटरी बेसिस पे हो सकती है इफ दे द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंसेंट फॉर इट। may voluntarily opt in with mutual consent of employer and employees. Coverage would be mandated for hazardous occupation and extended to plantation workers. कि hazardous work में तो आपको mandatorily ये follow करना ही करना है। EPFO will now apply to all establishment having at least 20 employees। कि जो provident fund वाला है उसमें हम क्या बोल रहे हैं, the provisions of employees provident fund organization will now apply to all establishment employing 20 or more employees regardless of the type of industry. If in any industry the employees would get this benefit of PF अगर वहां पे 20 employees है या फिर उससे ज्यादा है तो। Currently, the EPFO Act is applicable only for establishment mentioned in the Schedule 1 of the Act, primarily the manufacturing sector. तो इसका क्या हो गया, जो PF benefits हैं वो दूसरे establishments में भी लग सकते हैं, दूसरी industries में भी लग सकते हैं if they were not coming under the schedule of this act. Next, reduce EPA appeal deposits. Next, सेल्फ असेसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फीस। तो ये क्या है, जनरल कंडीशंस है जो कि यहाँ पे भी चेंज हुई है। तो ये आप ये पीडीएफ से पढ़ सकते हो। देखो क्या है, employers can now self assess liabilities in respect of building and other construction work। जिससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा कि अगर एम्प्लॉयर खुद ही असेस करके कैलकुलेट कर ले जितना सेस देना है और अथॉरिटी के पास वो जाके कैलकुलेटेड बता सकता है, तो उसमें क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो यहाँ पे ये अभी हमने देखा था कि जो भी डिलीवरी बॉयज हैं उनको भी हमने क्या कर दिया है, उनको भी हमने इंक्लूड कर दिया है अंडर दिस कोड, उनको भी हम वर्कर की डेफिनेशन में लेके आ रहे हैं। New definitions are included, that is aggregator, gig workers and platform workers to enable social security coverage, aggregators to contribute। अब ये जो भी हमने बोला कि स्विगी हो गया, रैपिडो हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो ऐप ओनर्स हैं, उनको क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको हम सर्टेन फंड्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि जो भी ये प्लेटफॉर्म ओनर है, एग्रीगेटर है, उनको अपना 1 to 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट कर सके। 1 to 2% of turnover, annual turnover, capped at 5% payment to such workers। कि जितना भी वो जो पेमेंट दे रहे हैं अपने ड्राइवर्स को, जो भी वो फीस दे रहे हैं उसका 5% होना चाहिए ये फंड्स का क्रिएशन टू सच सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी फंड? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि a dedicated fund to finance schemes for unorganized gig and platform workers covering life, डिसेबिलिटी, हेल्थ एंड ओल्ड एज बेनिफिट हैज बीन प्रपोज। कि अगर सपोज कोई भी ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या वो अपने एग्रीगेटर से कोई फंड ले सकता है, तो उस बेसिस पे हमने ये फंड का क्रिएशन किया है कि अगर सपोज कोई भी ड्राइवर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ डेथ हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बेनिफिट्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड का क्रिएशन किया है। एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, कि यहाँ पे जो हमने देखा था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो पहले था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है और फंड में जाके कलेक्ट हो रहा है, और ये जो फंड्स है आपके बेनिफिट्स हैं वो किसको मिल सकते थे, वो पर्सन को मिल सकते थे। अगर दैट पर्सन इज नॉट एनी मोर तो ये किसको मिलेगा, डिपेंडेंट्स को मिलेगा। तो इस डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स में हमने किसको इंक्लूड किया है, हमने सी पेरेंट्स इन लॉ को भी, कि अगर सपोज कोई वुमेन है जो कि वर्कर है, ठीक है, ये जो वुमेन है इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में हो रहा है। इनके जो हस्बैंड है वो क्या है, पहले से ही डिसीज थे, मतलब शी वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फादर एंड मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर फादर एंड मदर ऑफ द हस्बैंड मींस
इनकी क्या है, इनके क्या है, ये पेरेंट इन लॉ है या फिर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हो गए। सो शी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो जो भी यहाँ पे इनको फंड मिल रहा है, अगर सपोज ये वुमन नहीं है और इनके कोई चिल्ड्रन भी नहीं थे, तो यहाँ पे इस डिपेंडेंट्स में इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था। ये ऐसा प्रपोजल था। सो ऑन दिस प्रपोजल ओनली कवरेज एक्सटेंडेड टू maternal grandparents, and in case of female employees it also includes dependent parent in law, broadening family benefits access। तो जितने भी अगर सपोज जो फैमिली को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कि हमने बोला कि जैसे एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली को सर्टेन बेनिफिट्स है, तो इस बेनिफिट्स में वुमन एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में कौन इंक्लूड हो सकता है, उनके फादर और मदर इन लॉ भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेज, ये अभी हमने देखी थी जब वेजेस एक्ट के बारे में भी पढ़ा था, कोड ऑन वेजेस का भी कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी, तो सेम इसको यहाँ पे भी बोला। और इस वेजेस की डेफिनेशन में हमने क्या इंक्लूड किया, तो हम बोल रहे हैं वेजेस में क्या होगा, जो भी आपका बेसिक पे है, डियरेंस अलाउंस है और रिटेंशन अलाउंसेस है, इन तीनों को मिला के हम बोल रहे हैं, इन तीनों को मिला के हम बोल रहे हैं कि द वेजेस वुड बी कैलकुलेटेड। तो किसी भी पर्सन, किसी भी वर्कर की वेजेस क्या होगी, वेजेस वो होगी जिसमें उसका बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंसेस, ये तीनों को मिला के जो अमाउंट आएगा वो, और वो कितना होना चाहिए, वो मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर टोटल रिन्यूमरेशन। कि अगर मुझे 100 रुपए वेजेस मिल रहा है या फिर 1000 रुपए वेजेस मिल रहा है, तो हम बोलेंगे 50, जो 500 है या 50% है, वो क्या होना चाहिए, ये जो 500 है इसमें मेरा बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस तीनों मिलके 500 तो होना ही चाहिए। बट अगर सपोज जैसे क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, क्योंकि उसको पीएफ में, क्योंकि पीएफ क्या होगा, बेसिक पे से डिसाइड होगा, जो भी इंश्योरेंस का, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का हमने बात करी, ये कैसे डिसाइड होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे हो सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि जो बेसिक पे है, बेसिक पे होगा, उसको सपोज बहुत कम बता दिया, 100 बताया, और जो दूसरे अलाउंसेस है, कि यहाँ पे एक तो हो गया आपका डियरेंस अलाउंस, उसको भी 100 बता दिया, और तीसरा का आपका रिटेंशन अलाउंस, उसको भी 100 बता दिया, और अदर अलाउंसेस में 700 कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं जिससे मिलके वेजेस बनेगा, उसको तो आपने 300 ही करा है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये तीनों मिलके आपकी 50% ऑफ द टोटल रिन्यूमरेशन तो होना ही चाहिए। कि अगर आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो इसका 50% जो 500 रुपीज होगा, वो किससे मिलके बनेगा, इससे मिलके बनेगा, ताकि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सही से डिसाइड हो सके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इफ अदर पे components such as हाउस अलाउंसेस हो गया, रेंट अलाउंसेस हो गया, कन्वेंस अलाउंसेस हो गया, ओवर टाइम कमीशन एक्सीड द 50% ऑफ द टोटल। यहाँ पे एक्सीड कर रहा है कि 700 तो एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जितना भी एक्सीड कर रहा है 50% से, मतलब 200 रुपीज हम किस में इंक्लूड कर देंगे, हम वेजेस में, डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे 300 और 700 हो रहा था, कि बेसिक पे, डियर अलाउंसेस और रिटेंशन अलाउंस को मिला के हमारा 300 हो रहा है, बट इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम वेजेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेजेस कितना होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी ज्यादा है यहाँ पे, तो इसमें से हम 200 माइनस करके इसको कहाँ इंक्लूड कर देंगे, वेजेस में इंक्लूड कर देंगे। तो वेजेस क्या हो गई फिर यहाँ पे, 300 प्लस 200 दैट इज 500, क्योंकि वो क्या होनी चाहिए, 50% ऑफ द टोटल रिन्यूमरेशन होना ही चाहिए। Exceed 50% of the total remuneration, the excess amount that is added back to the wages for the purpose of calculating statutory benefits। जो पीएफ डिसाइड होना है वेजेस के बेसिस पे डिफाइन होना है, आपका जो कंट्रीब्यूशन डिसाइड होना है वो वेजेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर वहां पे सैलरी स्लिप में ऐसा बाइफर्गेशन आता है जिसमें कि आपका जो अदर अलाउंसेस है वो 50% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो जितना भी 50% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, वेजेस में इंक्लूड करेंगे। ये एक स्पेशल फीचर था। Commuting accident coverage, accidents during travel between home and workplace are now deemed employment related qualifying for compensation। कि जो ट्रैवल के बीच में अगर एक्सीडेंट हो गया उसको भी हम कवर कर रहे हैं। ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, की हमने अभी देखा था कि ग्रेचुटी आपको कम मिल सकती है, यू वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इफ देर इज अ सर्विस ऑफ 1 ईयर ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट अगर 1 ईयर का है तो भी चलेगा, एंड अर्लियर कितना था, 5 ईयर्स।
इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लायंसेस। तो ये सब क्या है, सेम है यहाँ पे भी, हर कोड में, हर लॉ में जितना भी ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में था, तो उनमें सर्टेन प्रोविजंस में हमने चेंजेस करके डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का बताया कि कंपाउंडिंग हो सकती है उन ऑफेंसेस के लिए, वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है। तो दिस आर द माइनर चेंजेस। Next is the code. Fourth code is the occupational safety, health and working condition code, कि यहाँ पे जब भी employment हो रहा है, क्या working condition होनी चाहिए उस establishment में, फैक्ट्री में, तो उसके बारे में यहाँ पे consolidate कराया है इस code में। कौन कौन से law हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, the code has been drafted after amalgamation, simplification and rationalization of 13 labor codes. कौन कौन से? The Factories Act, the Labor Plantation Labor Act, the Mines Act, the Working Generalist Act हो गया, the Working Employ Generalist Fixation of Rates Act, the Motor Transport Workers Act, the BD and Cigar Workers Act, the Sales Promotion Employees Act, the Interstate Migrant Workers Act, the Cine Workers and Cinema Theatre Workers Act, the Dock Workers, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहाँ पे इन सारे एक्ट्स को हमने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। अब इसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो अगर इनके की फीचर्स देखें हम, तो यहाँ पे एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क्स, द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द कोर्ट्स प्रोविजन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट इवन विथ वन एम्प्लॉयज, की जितने भी लॉ हैं, जितने भी ये कोड में प्रोविजन है इस कोड के, वो आप किस पे एक्सटेंड कर सकते हो, हजार्डस एक्टिविटीज जहाँ पे हो रही है उसमें भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इवन इफ वन पर्सन इज एम्प्लॉयड देयर, कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अगर वो हजार्डस एक्टिविटी में डील कर रहा है। इंगेज इज हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जगह रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना पड़ेगा। हर लॉ में जैसे अलग अलग लाइसेंस लेते थे या रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते थे, उसकी रिक्वायरमेंट को हमने हटा दिया है। इंट्रोड्यूसेस वन लाइसेंस, वन रजिस्ट्रेशन, वन रिटर्न फ्रेमवर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड कंप्लायंस बर्डन। कि अगर मुझे कोई इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए मुझे हर अलग अलग जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि अब मुझे सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा। हेल्थ एंड फॉर्मलाइजेशन, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉयज, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे जो कि 40 ईयर से अबव होंगे, उनको फ्री हेल्थ चेकअप हो सकता है। फॉर्मलाइजेशन विया अपॉइंटिंग लेटर, कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें कि आपकी वेजेस के बारे में, आपके बेनिफिट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा। अपॉइंटमेंट लेटर स्पेसिफाइंग जॉब डिटेल, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी विल बी गिवन टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कि जैसे अगर आप पुराने लॉस की बात करो, तो वहां पे जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं, उनको सर्टेन स्पेसिफिक वर्क एरियाज में क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शन था ऑन द नाइट शिफ्ट, कि द वुमेन एम्प्लॉयज वुड नॉट बी अलाउड टू अंडरगो नाइट शिफ्ट अंडर सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। बट हियर अब फॉर क्या करा है, जो एम्प्लॉयमेंट का है, नाइट शिफ्ट्स में उनको अलाउ कर दिया है, अगर वो कंसेंट करते हैं और सर्टेन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो। वुमेन कैन वर्क इन ऑल टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ड्यूरिंग नाइट आवर्स ऑल्सो, कि रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की जो शिफ्ट है उसमें भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं, अगर दे कंसेंट विथ कंसेंट एंड सेफ्टी मेजर फॉस्टरिंग इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। एक्सपांडेड मीडिया वर्कर डेफिनेशन, यहाँ पे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं एंड सीनियर वर्कर्स हैं, उनमें हमने जितने भी ऑडियो विजुअल जो भी रिपोर्टिंग करते हैं उन सबको इंक्लूड करा है। नाउ इंक्लूड्स एम्प्लॉयज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस। नेक्स्ट, नेशनलाइज डाटा बेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, कि हम एक डाटाबेस भी बनाएंगे। नेक्स्ट, विक्टिम कंपनसेशन, कोर्ट्स कैन डायरेक्ट एटलीस्ट 50%, जितना भी फाइन, अगर सपोज कोई फाइन हमने इम्पोज किया है, तो उसका जो 50% है वो कंपनसेशन जैसे हम दे सकते हैं जो भी विक्टिम है उसको, imposed on offenders to be paid as compensation to victims or their legal heirs in the case of injury or death. सेफ्टी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड्स होंगे। नेक्स्ट, रिवाइज फैक्ट्री थ्रेशोल्ड, एप्लीकेबिलिटी इंक्रीज, तो यहाँ पे जब हमने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में फैक्ट्री क्या होता है, तो फैक्ट्री हमने बोला था एनी प्रीमाइसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो वर्कर्स है, जो इम्प्लॉयज है, उनका क्या होना चाहिए, 10 एम्प्लॉयज होना चाहिए। इफ द फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूजिंग और गेटिंग द एड ऑफ पावर, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही है, तो उसमें 10 एम्प्लॉयज या 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। और अगर
पावर का यूज नहीं है तो 20 वर्कर्स का होना चाहिए, तब जाके हम उसको इस्टेब्लिशमेंट को क्या बोल सकते थे, फैक्ट्री। तो यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया है, एप्लीकेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 वर्कर्स विथ पावर एंड 20 to 40 वर्कर्स विदाउट पावर, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल यूनिट्स। अगर आप 10 वर्कर्स हैं और उसमें आप पावर का यूज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे अर्लियर लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या हो सकते थे, फैक्ट्री हो सकते थे, जिसके कारण आपके ऊपर फैक्ट्री लॉ लग जाता था और जितने भी कंप्लायंस होने थे वो आपको करने पड़ते थे। तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो छोटी सी यूनिट से, तो इतने सारे अगर आप कंप्लायंसेस फुलफिल करने जाओगे तो वो क्या हो सकता था, आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर सकता था। इसलिए हमने क्या किया कि जो एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स की कंडीशन थी, कि जो वर्कर्स की नंबर की कंडीशन थी, उसको हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। Social Security Fund, contract labor, welfare and wages. Principal employers to provide welfare facilities like health, safety measures to contract workers. If contractors fail to pay wages, the principal employer has to pay unpaid wages to the contract labor. तो जो भी contractual laborers हैं उनको भी हमने प्रोटेक्शन दिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो वेजेस पे नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम, अभी हमने देखा था वर्किंग आवर कितना होना चाहिए कि एक वीक में 48 आवर्स होना चाहिए, और पर डे में कितना होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं 8 आवर्स होना चाहिए। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कैप्ड एट 4 पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। और ओवर टाइम अगर 8 आवर्स से ज्यादा हो रहा है तो उस बेसिस पे हम क्या करेगा, ओवर टाइम आपको पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि क्या हो सकता है, एटलीस्ट डबल होना चाहिए। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, तो ये सारा था जो हम बोल रहे हैं कि ये जितने भी 4 कोड्स थे, जो नए 4 लेबर कोड्स हैं, उनमें जो प्रोविजंस का चेंजेस हुआ है वो। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखना चाहते हो तो अ टेबल हैज बीन एडेड हियर, सी फॉर्मलाइजेशन की कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत नहीं थी, अब हमने बोल दिया लेटर होना चाहिए। लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज था, अब हमने क्या कर दिया कि जितने भी ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमने फंड्स का क्रिएशन किया था यहाँ पे। मिनिमम वेजेस का, पहले मिनिमम वेजेस किसको लगती थी, सिर्फ जो शेड्यूल एम्प्लॉइज, शेड्यूल इंडस्ट्रीज हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के लास्ट में जो शेड्यूल में इंक्लूड हो रहे थे, टेनरीज हो गया, माइंस हो गया, सिर्फ उन पे। अब हमने क्या कर दिया, जितने भी under the code all workers to receive a statutory right of minimum wages, तो सिर्फ scheduled employments के अलावा भी हमने include कर लिया है। So this comparative list you can check out in the PDF would be in the PPT which would be uploaded with this lecture. So I hope it was helpful for you. If you like the video, like it and comment your suggestions.